बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है रसायन विज्ञान में रासायनिक बलगतिकी से जो है अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, कैसे ज्ञात की जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे। देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है क्या बताया गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता है उसी को जो है अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कि कहने का मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जितने भी अभिकारक होंगे, जो भी रिएजेंट होते हैं, उसके अणु की संख्या जो होती है, जो उसके सांद्रण के परिवर्तन की जो भी उसमें सांद्रण परिवर्तन होता है उसके वेग का निर्धारित करता है, उसी को जो है अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि जैसे हम लोग देख सकते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। एक चीज आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि अभिक्रिया की कोटि जो है इसका सांद्रण कहाँ कहाँ परिवर्तित होता है, कहाँ परिवर्तित नहीं होता है, किस अवस्था में रहेगा तब परिवर्तित होगा, किस अवस्था में रहेगा तब नहीं परिवर्तित होगा, ये चीज देखना। कहाँ परिवर्तित नहीं होता है, इसका सांद्रण का जो परिवर्तन है कहाँ नहीं होता है, किस पर नहीं होता है सांद्रण का परिवर्तन, किस पर नहीं होता है, ये चीज हमको जानना है। सबसे पहला है कि जो गैसें हैं, जितने भी प्रकार की गैसें हैं, अगर गैस अवस्था में कोई चीज है तो उसमें सांद्रण का परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा जो जल है H2O, अगर जल भी है तब भी उस पर जो है सांद्रण का परिवर्तन नहीं होता है। ये दो मुख्य चीजें हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है अगर गैस अवस्था में है या जल है उसके साथ जुड़ा है तब इन दोनों का जो है सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है, इनका जो है सांद्रण में परिवर्तन नहीं होगा। बाकी अगर ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है, लेकिन द्रव जल भी है, लेकिन जल के साथ जो है सांद्रण का परिवर्तन नहीं होता है। जो भी सांद्रण होता है या सांद्रता होती है उसका परिवर्तन जो है इन दोनों के साथ, गैस के साथ और जल के साथ नहीं होता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ये पढ़े हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जो है जब आपस में क्रिया करती है तो 2HCl बनाता है। अभी बताया गया कि हमको जैसे ज्ञात करना है कि किस कोटि की अभिक्रिया है, कि प्रथम कोटि की है, कि शून्य कोटि की है, कि द्वितीय कोटि की है, ये चीजें हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए कोई भी रिएक्शन दिया गया है सीधा आप लोग को देख लेना है कि जो भी अभिकारक है, परिभाषा के अनुसार हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, जो भी रिएजेंट हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं उनके अणुओं की जो संख्या होती है, जिसमें सांद्रण का परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा वेग का निर्धारण किया जाता है, उसी को जो है अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो हमको इसमें देखना है यही चीज की जो ये अभिकारक है, ये क्या है अभिकारक, और ये क्या है उत्पाद है, जिसको हम लोग रिएजेंट कहते हैं। ये रिएजेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कि जो अभिकारक है, जो उत्पाद है। परिभाषा के अनुसार अभिक्रिया की कोटि उसको कहेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसे अभिकारक जिसके द्वारा जो है सांद्रण का परिवर्तन द्वारा जो है अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जाता है, उसी को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। बताया गया, अभी बताए कि अभिक्रिया का जो सांद्रण है किसमें नहीं परिवर्तित होता है। दो चीजें हैं, एक अगर कोई गैस है उसमें अभिक्रिया का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, और जल होगा तब उसमें जो है अभिक्रिया का जो सांद्रण होता है वो परिवर्तित नहीं होगा। बाकी अगर वही कंपाउंड ठोस अवस्था में है या सॉलिड ठोस में है या जो है लिक्विड में है, लिक्विड में तो जल भी है बताया गया, लेकिन जल को छोड़ करके शेष अगर कोई कंपाउंड जो है
लिक्विड अवस्था में है तो उसमें सांद्रता का परिवर्तन नहीं होता है। आप जैसे हमको जानना है कि ये जो अभिक्रिया दी गई है किस कोटि का है, हमको सबसे पहले ये पता करना है कि ये जो अभिक्रिया दी गई है इसमें अभिकारक जो भी रिएजेंट है वो है क्या, मतलब कि ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैस अवस्था में है। तो इसमें देखते हैं, जैसे ये क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस होती है, क्लोरीन क्या होती है, गैस है। दोनों कहने का मतलब जितना भी अभिकारक है, जो भी अभिकारक है उसमें किसी में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना तो हाइड्रोजन में ना तो क्लोरीन में। किस लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, गैस है, इसमें कोई सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगर दूसरा एग्जाम्पल इसी में देखना चाहें कि कोई दूसरा एग्जाम्पल जो है कि किस कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए देख लेते हैं CH3COO C2H5 और प्लस H2O, और ये बन जाएगा CH3COOH और प्लस C2H5OH। ये क्या है, उत्पाद है, ये क्या है, अभिकारक। तो हमको सिर्फ अभिकारक से मतलब है कि अभिकारक क्या है, कि अभिकारक किस अवस्था में है, कि ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैस अवस्था में, ये चीज देखना कि जैसे इसमें बताया गया, हमको सिर्फ दो चीजें याद रखना है, गैस और जल। अगर गैस और जल दी गई है तब हम को कह देना है कि वो किस उसका जो है सांद्रण में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसमें दिया गया ये H2O है, H2O का अभी यहाँ बताया गया जल का परिवर्तन नहीं होता, इसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन इसकी परिवर्तित होती है, इसकी परिवर्तित होगी, इसकी परिवर्तित नहीं होगी। कहने का मतलब कि एक की परिवर्तित हो रही है, एक की परिवर्तित नहीं, जीरो हो रही है, इसकी परिवर्तित हो रही है, इसकी परिवर्तित नहीं हो रही, तब एक की सिर्फ परिवर्तित हो रही है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया की कोटि है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कि बताया गया कि अभिक्रिया की कोटि उसको कहा जाता है। परिभाषा के अनुसार अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो अभिक्रिया की कोटि उसे कहेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जो भाग लेने वाले की कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें जो उसके साथ अभिक्रिया पूरी करने वाले जो भी अभिकारक हैं उनके अणुओं में जो भी अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण परिवर्तित होकर के अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जाता है, अभिक्रिया का जो रेट है उसका निर्धारण किया जाता है, तब उसे जो है अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब आगे देखते हैं अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसके प्रकार। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो निम्न प्रकार के होते हैं। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि निम्न प्रकार के होते हैं। कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है इसके प्रकार जो है निम्न है। नंबर एक होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि जिसको हम लोग जीरो ऑर्डर कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कि पहला नंबर है शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और तीसरा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो है, जिसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आज इसका चौथा है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया कि जो थर्ड टाइप का है, कि कहने का मतलब कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार की होती है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और तीसरा जो है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और चौथा जो है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। आइए देखते हैं इसका पहला प्रकार, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है, जिसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ये है क्या, इसके बारे में जानने के लिए कि कहने का मतलब ये है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया उसको कहा जाता है कि वो कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसका वेग, वह अभिक्रिया जिसका वेग सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, वह अभिक्रिया जिसका वेग सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बताया गया कि वह अभिक्रिया जिसका वेग जो है सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसी को जो है अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, और शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है H2 + Cl2 गिव्स Hv, न्यू जो है ये बन जाएगा 2HCl। अभी आप लोगों को बताया गया कि जो अभिक्रिया है का सांद्रण जो है कहाँ निर्भर करेगा, कहाँ नहीं करेगा। बताए थे कि ये किस पर नहीं करेगा। नंबर 1 बताया गया था कि जो गैसें हैं उस पर नहीं करेगा। नंबर दूसरा बताया गया था कि जो जल है उस पर नहीं करेगा, H2O होगा तो उस पर जो है अभिक्रिया का सांद्रण जो है निर्भर नहीं करता है। तो जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, गैस हैं। ये भी गैस है, ये भी गैस है। दोनों क्या हैं, गैस हैं, इसलिए दोनों क्या हैं, गैस हैं, इसलिए जो है ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, N2 + 3H2 2NH3। जैसे इसमें दिखाया गया, ये नाइट्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। दोनों गैसें हैं, इस पर सांद्रण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये किस कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब हम लोग देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमको क्या देखना है, व्यंजक जो होता है, व्यंजक देखना है कि व्यंजक जो समाकलित व्यंजक भी कह सकते हैं, समाकलित व्यंजक जो होता है वो चीज।
हमको करना क्या है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है कि हम मान लिए कि कोई अभिक्रिया जो है शून्य कोटि की है जो इस प्रकार है या निम्न प्रकार है, तो मान लिए ए और गिब्स उत्पाद कि हम क्या किए कि हम एक अभिक्रिया मान लिए, ए अभिकारक है, ये क्या है अभिकारक रिएजेंट है, अभिकारक जो है कि एक अभिक्रिया है ए और गिब्स क्या बनेगा उत्पाद। जब कोई चीज की अभिक्रिया किसी की अभिक्रिया कराएंगे तो जो भी चीज बनता है उसको उत्पाद कहा जाता है। तो हम सिर्फ मान लिए कि एक अभिक्रिया क्या है ए है जिसका उत्पाद ये है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये किस कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का सांद्रण जो होता है, सांद्रण किसी भी अभिकारक पर, किसी भी अभिकारक पर निर्भर नहीं होता है, निर्भर नहीं होता है। अतः अभिक्रिया का वेग जो अभिक्रिया का वेग होगा वो हो जाएगा dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल a। ए शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं या इसी को लिख सकते हैं dx आर इक्वल यहाँ के डी टी, समीकरण 1। यहाँ दर्शा दीजिए कि a इक्वल कितना होता है 1। हम लोग जानते हैं कि किसी का पावर जो है अगर 0 है तो वो कितना माना जाता है 1 माना जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा dx इक्वल जो है के डी टी। अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 का समाकलन करने पर कि हमको क्या करना है, बताया गया कि व्यंजक प्राप्त करने के लिए कि हम मान लेंगे कि कोई भी जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया है, हम ए माने आप बी सी कुछ भी का खा गा घा कुछ भी मान सकते हैं। तो ये क्या है कि मानने के बाद हम लिखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है इसका सांद्रण किसी भी अभिकारक पर नहीं पड़ता, जो भी अभिकारक होंगे किसी भी अभिकारक पर जो है निर्भर नहीं होता। इसलिए अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल a का पावर जो है 0 किस लिए हुआ, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसलिए। अगर अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती तो 1 हो जाता, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती तो 2 हो जाता। उस प्रकार जो है बढ़ता जाएगा। या इसी को बताया गया dx इक्वल जो है के डी टी लिख देंगे, चूंकि जो a का पावर 0 होता वो 1 होता। और ये लिख सकते हैं जहां k क्या है वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक या नियतांक जो होता है वेग स्थिरांक है के। आगे देखते हैं, अब हमको करना क्या है, जो भी समीकरण 1 है समीकरण 1 का समाकलन कर देना है। तो ये हो जाएगा dx और इक्वल के, एक नियतांक है इसलिए इसका समाकलन नहीं होता है, ठीक। इसका समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल के इंटू टी प्लस सी, समीकरण
2, जहां C समाकलन स्थिरांक है। समाकलन स्थिरांक है कि इसका जो समाकलन कर देंगे dx का x हो जाएगा, k जो है एक नियतांक है इसलिए इसका समाकलन नहीं होता, k हो जाएगा और dt का t हो जाएगा प्लस c क्या है बताया गया, ये समाकलन स्थिरांक है। समीकरण 2 बन गया। फिर यहाँ हम लिखेंगे यदि प्रारंभ से लेकर चलेंगे, प्रारंभ में जब हम अभिक्रिया नहीं लिए हैं, जब अभिक्रिया नहीं हुई है, क्योंकि हम उस समय क्या किए थे, सिर्फ ये माने थे कि ए गिव्स उत्पाद, सिर्फ अभिकारक लिए थे, अभिक्रिया भी हुई नहीं। जब अभिक्रिया हुई नहीं तब क्या होगा, जो टी होगा, टी क्या होगा, वो 0 होगा, टाइम जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जब टाइम 0 है तो जो उत्पाद होगा वो भी क्या हो जाएगा, या अभिकारक जो होगा वो भी, क्योंकि उत्पाद जो बनेगा वो भी 0 होगा। यहां लिख देंगे प्रारंभ में ये हो जाएगा x इक्वल जब 0 तो t इक्वल 0। समीकरण 2 में रखने पर, कि जो प्रारंभ में हम लोग प्रारंभ के अनुसार देखेंगे कि जब x का मान 0 है तो t टाइम जो है, कहने का मतलब जब टाइम 0 होगा तब x का मान भी 0 होगा। अब इसी को समीकरण 2 में रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल k इंटू 0 प्लस c, या लिख सकते हैं c इक्वल 0। यहां लिखेंगे c का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, कि जो c का मान हमारा आया है इसको हमको किस में रख देना है, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल के टी और प्लस 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल के टी। या चाहें तो इसी को लिख सकते हैं k इक्वल जो है x अपॉन x अपॉन टी, यही जो है हमारा व्यंजक है शून्य कोड के लिए। शून्य कोड के लिए व्यंजक, शून्य कोड के लिए व्यंजक है। इसका जो प्रथम कोड की अभिक्रिया है उसको हम अगली क्लास में देखते हैं।